हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं आर्टिकल 51A में दिए गए हैं, जो पार्ट 4 ए के अंदर आता है। देखिए लिखा हुआ है कि देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आफ्टर 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी 42वें संशोधन के तहत 1976 में जोड़ी गई। और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86वें अमेंडमेंट संशोधन कानून 2002 में जोड़ी गई। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है उनको जोड़ने के लिए स्वरण सिंह कमेटी बनाई गई थी। तो उसने कहा था 1976 में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ देश के लिए अच्छी रहेंगी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या? तो हमारी कुल मिला के आज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो है कि हमको रेस्पेक्ट करनी है किन की? आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन की। आइडियल्स यानी आदर्श, जैसे हम हर एक व्यक्ति के अलग अलग आदर्श मान सकते हैं, क्योंकि हमारे जो आदर्श हैं जैसे मान लो कि लक्ष्मीबाई और सरदार भगत सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर BR अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद। तो अलग अलग लोगों को आइडियल्स आप मान सकते हैं, उनकी रेस्पेक्ट कर सकते हैं। और रेस्पेक्ट करना एक हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य ये हमारी ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और इंस्टीट्यूशन जैसे IIT फुल फॉर्म आप जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तो होता है IIM का। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये IIT का होता है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, केवल यही नहीं है और भी हैं। तो इनकी हमको क्या करनी है? रेस्पेक्ट करनी है। रेस्पेक्ट इसके अलावा हमको नेशनल फ्लैग की भी करनी है। हमारा नेशनल फ्लैग क्या है आप जानते हैं, क्या है? तिरंगा। नेशनल एंथम हमारा जनगण मन है। जनगण मन जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी भी हमको रेस्पेक्ट करनी है। रेस्पेक्टिंग ऑल दीज इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी। सभी का रेस्पेक्ट करना, सभी का सम्मान करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये हमको करना है। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि जिन लोगों ने हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, यानी वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको हमको उन्हें रेस्पेक्ट करनी है, उनका सम्मान करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है MK गांधी, महात्मा गांधी और सरदार भगत सिंह। हमें उनसे जो इंस्पिरेशन मिलती है उसको, इंस्पिरेशन को हमको एक प्रेरणा स्रोत मानकर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ तीसरा पॉइंट है, तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है, वो है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमको भारत की अखंडता और संप्रभुता और एकता को बना के रखना है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संपूर्णता, संपूर्ण प्रभुत्वता। यानी कि इसका मतलब है कि जो भारत है अपने डिसीजंस, अपने फैसले स्वयं लेता है। यूनिटी यानी कि एकता। भारत में डाइवर्सिटी बहुत सारी है, विविधता है, जाति, धर्म, लिंग, वंश और अन्य भाषा, खान पान, पहनावा, डांस। तो इन आधार पर, बहुत सारे आधार पर क्या है? डाइवर्सिटी है। पर लेकिन फिर भी हमारा देश एक है, यानी कि उसमें डाइवर्सिटी होने का साथ भी उसमें यूनिटी है, एकता है। इंटीग्रिटी, अपने जो भारत है, अपने भारत को अखंड यानी कि एकजुट रखने का काम भी हमको करना है। ऐसा नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव करके, दूसरे को हीन समझ के, दूसरे को नीचा दिखा के हम अपने को ऊंचा दिखाएं, ऐसा नहीं। हमको भारत को एक यूनिटी में रखना है, एकता में रखना है। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है तीसरा वाला। नो एक्शन लाइक अनटचेबिलिटी। हमको अनटचेबिलिटी जैसा, यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता भी कहा जाता है ऐसे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। विच इज अगेंस्ट यूनिटी ऑफ कास्ट इन हिंदुइज्म। जो क्या है कि ये हमारी यूनिटी के अगेंस्ट ना हो और
हिंदुइज्म जो है, हिंदुइज्म कास्ट सिस्टम है, आप जानते हैं। तो उसमें कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि लोग, ब्राह्मणवादी जो लोग होते हैं, उच्च कास्ट जो होती हैं, अपर कास्ट होती हैं, वो निम्न कास्ट के साथ में भेदभाव करती हैं। तो ऐसा ना हो, हमें अपनी यूनिटी को बना के रखना है और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखना है। तो इससे क्या होगा, देश हमारा आगे बढ़ेगा। हमें भाईचारे का भाव रखना है। कुल मिला के बात यह है। चौथा पॉइंट है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। इसका मतलब है कि जब हमारे देश को हमारी आवश्यकता पड़े तो हम आगे जाएं और आगे जाकर हम अपने देश के लिए अपना समर्पण करें, अपनी सेवाएं दें। एग्जाम्पल दिया है मैंने इसमें। यदि मान लीजिए, इफ़ आर्मी इंडियन नेवी कॉल यू फॉर जॉब देन यू शुड गो फॉर नेशंस सर्विस, इट इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटी। इसका मतलब हुआ कि यदि आपको सेना में, आर्मी में, यानी कि सेनाएं 3 प्रकार की होती हैं, आप जानते हैं, थल सेना, वायुसेना, जल सेना। आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, जहाँ से भी आपको कॉल मतलब बुलाया जाता है फॉर द जॉब, काम के लिए, देन यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। यह आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है और फंडामेंटल ड्यूटी के चलते आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए। अगला है कि प्रमोट हारमोनी, आपको तालमेल बना के रखना है, तालमेल को बढ़ावा देना है, कोऑर्डिनेशन रखना है। एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, आपको भाईचारे की भावना को बना के रखना है, तालमेल समन्वय बना के रखना है। एमोंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, जितने भी भारत के लोग हैं, आपस में लड़ाई झगड़े को भुला के, ईर्ष्या को भुला के, दंगों को अलग करके, तो ऐसा करके अस्पृश्यता, छुआछूत वगैरह को हिंदुइज्म से दूर करके, तो बहुत सारी चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन को ना करके हम भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला भाव ला सकते हैं। जैसे डाइवर्सिटी होती है, मान लिया इंडिया में, और होती भी है कास्ट के आधार पर। देखिए, पहला पॉइंट कास्ट है, तो कास्ट के आधार पर बताते हैं कि बहुत सारी, पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में धीरे धीरे समय गुजरा तो जातियाँ हो गई। अब जातियों में जो उच्च कास्ट जातियाँ थी, अपर कास्ट थी, उनका तो छुआछूत वगैरह से वो लोग क्या करते हैं कि भेदभाव आज भी करते हैं। आज भी कुछ दिनों पहले मतलब एक लड़के को पीट दिया था कि किसी टीचर ने, मैटर क्या था कि उसमें उसने घड़े से पानी पी लिया था, ऐसा कुछ था। आगे है रिलीजन, यानी कि धर्म। तो धर्म है, धर्म भी इंडिया में बहुत सारे हैं। तो भारत का कोई ऑफिशियल, यानी कि कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। भारत ने खुद को सेकुलर कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, नॉट हिंदू एंड इस्लामिक, क्रिश्चियन एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म। इसी ऐसा जैनिस्ट कोई सा ऐसा हमारा रिलीजन नहीं है ऑफिशियल इंडिया का। भारत एक सेकुलर कंट्री है। तो सेकुलर कंट्री होने के नाते भारत में भाईचारे का भाव बना के रखें, यही इससे आपकी फंडामेंटल ड्यूटी फिफ्थ कहती है आपसे। जेंडर के आधार पर भी मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर होते हैं, ये आपस में जेंडर के आधार पर भेदभाव ना करें और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का भाव रखें। आगे है पीओबी, प्लेस ऑफ बर्थ। देखा जाता है कि प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भी लोग भेदभाव करते हैं, तो वो भेदभाव ना करें। मान लीजिए कि जैसे हम मथुरा में रहते हैं, तो मथुरा में जो यमुना पार वाले लोग हैं, वो दूसरी पार वाले लोगों को बोलते हैं पारुआ, और और वो भी, हम लोग, हमारे यहाँ के लोग उनको पारुआ बोलते हैं और वहाँ के लोग हमको पारुआ बोलते हैं। तो ये प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हुआ, यानी कि ये भेदभाव है, ये लोगों की सोच में आज भी है, पर लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रेस, यानी कि वंश के आधार पर ही भेदभाव होता है, पर लेकिन हमको तालमेल बना के रखना है। जैसे वंश में आपका सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, रघुवंशी, तो ऐसे बहुत सारे वंश हैं। वंशवाद को बढ़ावा ना दे के हमको बढ़ावा देना है तो केवल ब्रदरहुड को बढ़ावा देना है। लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले, भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान में। और वैसे भाषाएं, उसके अलावा बहुत सारी भाषाएं हैं, पर लेकिन हमको 22 भाषा ऑफिशियली मानी गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं,
फिर भी भाषाओं का मतलब होता है कि अपने विचारों को आप दूसरे के सामने रख रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो व्यक्त इस प्रकार करना चाहिए कि किसी को हर्ट ना हो, दुख ना हो। इस बात का भी ध्यान रखें। फूड आप खाना खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो आप उनसे घृणा ना करें। घृणा का कारण आप उनका ना माने। बहुत सी जगह मान लीजिए नॉन वेज लोगों को खाना पड़ सकता है, जैसे मान लो कहीं पे उस फूड की उपलब्धता ना हो, उसका एक एक्सेप्शन ये भी आ सकता है। तो घृणा की कोई बात नहीं होती है इसमें। अगला है डांस, और इस पर फूड वाले टॉपिक पे हम बाद में हो सकता है वीडियो बनाएं। डांस मतलब नृत्य। नृत्य कला जो होती है, अब नृत्य में भी बहुत सारे अलग अलग डांस हैं। कुछ शास्त्रीय हैं और कुछ क्षेत्रीय डांस हैं, जो अलग अलग राज्यों में फोक डांस जो किए जाते हैं। क्लॉथ अलग अलग कपड़े लोग पहनते हैं, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है। फिर भी हमको लोगों को एकता का भाव रख के आगे बढ़ना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ। एग्जाम्पल है हिंदू एंड मुस्लिम इन कंट्री हैव वेरी इश्यूज समथिंग समटाइम्स। तो बहुत सारे हिंदू और मुस्लिमों के दंगे होते रहते हैं। कभी कोई मस्जिद तोड़ता है, कभी कोई मंदिर तोड़ता है। ये लोग सोचते हैं कि अल्लाह भगवान अलग अलग हैं, जबकि मेरा मानना ऐसा नहीं है। अगर कोई शक्ति है तो वो एक ही है, चाहे अल्लाह हो चाहे भगवान हो। आप एक के घर को तोड़ के दूसरे का घर बना रहे हो, तो ये क्या है? आप सोच रहे हो कि ये दोनों अलग हैं। आपका तो ऐसा हुआ कि अपना ही घर फोड़ के आप अपना ही घर बना रहे हैं। बट व्हेन आवर नेशनल एंथम विल टेक प्लेस, देन ऑल विल स्टैंड एंड सिंग इट बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म। यदि राष्ट्रगान होता है तो सभी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी देश का आदमी हो या व्यक्ति हो, वो सभी क्या करेंगे, इसको गाएंगे। क्योंकि हमारे लोगों में क्या है, राष्ट्र भावना है, राष्ट्रवाद है। आपने एक मूवी देखी होगी, बड़ी फेमस मूवी है, गदर एक प्रेम कथा। इसमें इस मूवी में ए मूवी ऑन ब्रदरहुड इन हिंदू एंड मुस्लिम, ये मैंने इसका एग्जांपल भी दे दिया। गदर एक प्रेम कथा में आपको दिखाया गया था कि किस प्रकार प्रेम प्रेम ने पॉलिटिकल बाउंड्रीज, राजनीतिक सीमाओं को देखा नहीं, उसने धर्म को भी नहीं देखा। तो ये हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है इस बात की कि हमको हारमोनी बना के रखनी है, ब्रदरहुड वाला भाव अपने अंदर रखना है, भाईचारे वाला। अगली फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी है 6, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। हमें अपना कल्चर, हमें अपनी संस्कृति, उसको भी बढ़ावा देना है। और जैसे कि कल्चर को तो बढ़ावा देना ही है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी जो हेरिटेज है, हेरिटेज साइट जैसे हमारा ताजमहल, तो उनको भी हमको सुरक्षित रखना है, उनको रेस्पेक्ट करनी है, उनको ऐसा नहीं करना है कि आप किसी के खिलाफ एक गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिलहाल आपने योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था ताजमहल के लिए कि ताजमहल जो है भारत की पहचान नहीं हो सकती है, राम मंदिर ही भारत की पहचान रहेगा। आप ही सोचिए, जो ताजमहल है बनाया किसने था? यहाँ के कारीगरों ने बनाया था। चाहे शाहजहां ने बनवाया था, तो लेकिन यहाँ के जो रिसोर्सेज तो यहाँ के यूज हुए, संसाधन तो लोगों ने यहाँ के यूज किए थे। तो ऐसा कि रिसोर्स यहाँ के यूज हुए, लोगों ने यहाँ के ने काम किया। और योगी जी ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ से इसकी पहचान नहीं होगी भारत की ताजमहल से, जबकि ये यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जोड़ा है इसको। You also know that the Taj Mahal was made by resources and labor of India. इंडिया की लेबर ने बनाया था, यहाँ के रिसोर्सेज लगे थे। हाउ कैन पॉलिटिकल लीडर से लाइक दिस? पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक नेता कैसे कह सकते हैं इस बात को? दैट ताज इज नॉट आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। भारत की पहचान नहीं है ये ताजमहल। ताजमहल इज लिस्टेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब भारत दुनिया में जितनी भी घूमने की जगह हैं उनको यूनेस्को लिस्ट करता है, उनको सूची बनाता है, मान्यता देता है एक प्रकार की। और यूनेस्को ने 1982 में ताजमहल को भी ये मान्यता दी कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपना स्थान बना लेगा। तो उसने बनाया भी है, पर लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स होती है, आप जानते ही हैं।
हमारी 7वीं फंडामेंटल ड्यूटी है कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसका मतलब हुआ कि हमको साइंटिफिक होना है, साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव रखना है। हमको ह्यूमनिज्म, इन मानवता को बढ़ावा देना है। ये मानवता मतलब H=H, यानी कि इंसान इंसान के बराबर है। हमको इंसानियत का पाठ पढ़ना है और उसी को आगे बढ़ाना है। हमें ये नहीं कहना कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, जो भी हैं, ऐसा नहीं कहना है। हमें ये भी नहीं कहना है कि हम राजपूत हैं, ठाकुर हैं, या ब्राह्मण हैं, या दलित हैं। ऐसा भी नहीं करना है हमको। हमको ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देना है। वी आर ह्यूमन। और कहते भी हैं वसुधैव कुटुम्बकम भारत की नीति रही है। एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, हमें अपने आप में एक पूछने की, प्रश्न करने की भावना लानी है। ऐसा नहीं है कि हम कभी प्रश्न ना करें। विवेकानंद जी भी कहते हैं कि जनरेशन को, जो हमारी जो पीढ़ी है, उसको प्रश्न करना चाहिए अपने नेताओं से, ताकि वो सक्रिय रहे। रिफॉर्म, परिवर्तन लाने चाहिए। ये भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने चाहिए। जो चीज़ गलत होगी उनको सही करना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है हाइपोक्रेसी। तो हाइपोक्रेसी जो होती है, पाखंड, वो ब्राह्मणिज्म में बहुत ज़्यादा होता है। एंड कास्ट सिस्टम इसको बढ़ावा देता है। तो कास्ट सिस्टम एक सोशल इविल है जो क्या नहीं होने देता, H=H नहीं होने देता, ह्यूमनिज्म की भावना नहीं आने देता। तो कास्टिज्म हमारे देश में खत्म हो जाना चाहिए। 8वां पॉइंट है, यानी कि 8वीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडज्योर वायलेंस। यानी कि हमको बचाना है किसको? पब्लिक प्रॉपर्टी को। यानी कोई व्यक्ति हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को, हमारे देश की संपत्ति को नष्ट करेगा, तो हमें जो उनको उसको बचाना है, उसको सेव करना है। वायलेंस, कोई भी हिंसा में कोई हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की संपत्ति अगर नष्ट होती है तो हमें उससे उसकी रक्षा करनी है। हमारे जैसे बहुत से लोगों ने क्या किया था अभी, कि रेलवे ट्रैक को हानि पहुंचाई थी। इलाहाबाद प्रयागराज का सीन था ये। तो ऐसा स्टूडेंट कर रहे थे, जबकि स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनमें खुद में बुद्धि होती है। एग्जाम्पल इन बेसिक टीचिंग ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म में भी कहा गया है कि हमें अहिंसा रखनी चाहिए। मैंने हेडिंग भी बनाई है, अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नो वायलेंस वाज इंक्लूड बाय ग्रेट हीरो महावीर। जो महावीर थे, उन्हें ग्रेट हीरो, महावीर का जो अर्थ होता है वो ग्रेट हीरो होता है, कि नो वायलेंस, हमें कोई भी हिंसा नहीं करनी है। हमें अहिंसा का प्रचार करना है, अहिंसा को बढ़ावा देना है। क्योंकि गांधी भी कहते थे, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे ऊंचा धर्म है। बी है अपरिग्रह। यानी अपरिग्रह, ये भी एक जैनिज्म की टीचिंग में से एक है। अपरिग्रह में कहते हैं कि डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ अदर, दूसरे की प्रॉपर्टी को हत्याएं ना, दूसरे का माल ना हड़पें। एग्जाम्पल दिया है मूवी खलनायक का मैंने। खलनायक मूवी आपने, बहुत प्रसिद्ध मूवी है। इसमें 1993 में बनी थी। इस मूवी में क्या दिखाया था कि वो जो हीरो है, तो हीरो का नाम होता है उसमें बल्लू। तो उसने क्या की थी, पेंसिल चुरा ली थी स्कूल से। लिखा है बल्लू स्टोल ए पेंसिल फ्रॉम हिज स्कूल, स्कूल से पेंसिल चुरा ली। एंड वेंट ऑन टू बिकम ए विलेन, और वो एक आगे जाके बहुत बड़ा खलनायक बन गया। उसकी माँ ने उसको डांटा नहीं, उसकी माँ ने उसको जबकि कहा कि आप कोई बात नहीं है, उसको मतलब थोड़ा बढ़ावा मिल गया वहाँ से। तो ऐसे हमें अपने आपके जो बच्चे हैं उनको बढ़ावा ना दें। अगला है 9th पॉइंट या 9th फंडामेंटल ड्यूटी, स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। तो देखिए इसकी हिंदी क्या है, कि स्ट्राइव टुवार्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ द इंडिविजुअल। हमको
इस टाइप मतलब कोशिश करनी है, और अच्छे से अच्छा होने के लिए मतलब एक्सीलेंस आगे बढ़ने के लिए हमको कोशिश प्रयास करने हैं। वो हमारे जो व्यक्तिगत कोई भी लेवल हो तो उसमें हमको आगे बढ़ना है, कलेक्टिवली खुद तो आगे बढ़ना ही है पर लेकिन दूसरे को भी लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि नेशन हमारे राष्ट्र का जो विकास होगा वो तभी होगा जब हम दूसरे का हाथ, खुद तो बढ़ेंगे लेकिन दूसरे को आगे लेके भी चलेंगे। आप जानते हैं कि जो टैक्स सिस्टम होता है वो जितने अमीर होते जाते हैं और उनसे ज़्यादा लिया जाता है, और जो गरीब होते हैं उनसे तो लिया ही नहीं जाता। और जो अभी तो फिलहाल टैक्स रेट नए आए हैं उसके अनुसार जो जीरो से, जिनकी इनकम 0 से 3 लाख तक है उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, जबकि ये पहले था कि 0 से 2.5 लाख तक का टैक्स टैक्स फ्री था। अब लेकिन इसकी 50,000 रुपये लिमिट बढ़ा दी है। तो क्या है कि हमको अकेले आगे नहीं बढ़ना, दूसरे को लेके आगे बढ़ना है। हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ से ही हमारे देश की ग्रोथ होगी, क्योंकि हमारा जो योगदान है वो देश हित में होना चाहिए। ये है 9th फंडामेंटल ड्यूटी। इसका एग्जाम्पल है कि इन दिस केस योर इंटरेस्ट एंड नेशंस इंटरेस्ट आर जॉइंटिंग विद ईच अदर। देखिए हमारे जो दोनों के इंटरेस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। जॉइंटिंग इन नेचर, नेचर में यानी प्रकृति में जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल में देखिए, साक्षी इज ए टैक्स पेयर, सी पेज टैक्स फॉर नेशन। साक्षी कोई टैक्स पेयर है, टैक्स पे करती है और वो भारत के या अपने देश के विकास में योगदान दे रही है। अगला है हर प्रोग्रेस इज नाउ नेशंस प्रोग्रेस। उसकी उन्नति ही हमारे देश की उन्नति है। एवरी पर्सन पेज इनडायरेक्ट टैक्स। हर व्यक्ति इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। जब आप सुई भी खरीदते हो तो उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है आपका, क्योंकि शॉपकीपर ने उसमें शॉपकीपर जो है वो जीएसटी पे करता है, और जीएसटी वो आपकी जेब से ही जाती है। पर लेकिन आप सोचते हैं कि टैक्स कोई और पे कर रहा है, नहीं, उसमें पहले से इंक्लूड होता है वो पैसा। तो बाई बाइंग ए पेन और ट्रक, चाहे आप क्या खरीदें, चाहे पेन खरीदें, सुई खरीदें, चाहे कोई ट्रक खरीदें, तो सब में आपका क्या लगता है, जीएसटी लगता है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसको हम आपको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। पर्सनल इंटरेस्ट, देखिए पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ बढ़ता दिख रहा है, प्लस नेशंस इंटरेस्ट। तो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट बढ़ेगा तो नेशन का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, मतलब दोनों के हित आगे बढ़ते जाएंगे। इन शॉर्ट यही है कि संक्षिप्त में मैंने आपको दिखा दिया ब्रैकेट बना के कि दोनों के हित आगे बढ़ने चाहिए। व्यक्ति का हित ही देश का हित है। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, हमको अपने प्रकृति की रक्षा करनी है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें सब कुछ शामिल है, जैसे फॉरेस्ट जंगल, लेक्स आपकी झीलें, नदियाँ, वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन, वन्य जीवन में आपके जानवर आते हैं, आप जानते ही हैं। एंड टू हैव कंपैरिजन फॉर लिविंग क्रिएचर, और जो लिविंग क्रिएचर है उनकी हमको रक्षा करनी है। बट ऐसा नहीं होता है, आज बहुत सारी चीज़ें इसके उलट देखी जाती हैं। डिफॉरेस्टेशन, सड़कें बनाने के लिए, प्लॉट बनाने के लिए बहुत मात्रा में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जैसे दिल्ली तो इस समय, न्यू दिल्ली तो फर्स्ट नंबर पर चल रहा है, दिल्ली गुड़गांव। वहाँ लोगों की सांस लेना तक मुश्किल हो जाती है, आज का टाइम ये हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, वो ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी को बुखार कहा जाता है। वो भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम अपने नेचर को बिगाड़ते जा रहे हैं। नेचर का जो स्वास्थ्य है खराब होता जा रहा है। आगे लिखा है एनिमल सेक्रीफाइस सिस्टम, जो पशु बलि प्रथा है, बलि बलि प्रथा है, उसमें बहुत सारे जानवर आज भी धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर मारे जा रहे हैं। वो समझते हैं कि भगवान इससे, भगवान या अल्लाह या जो भी ईश्वर है उनका खुश हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं है। मेरे अनुसार तो बिल्कुल नहीं है, दूसरे का पता नहीं कौन क्या है। Many festivals in India are liable of deaths of thousands of animals। बहुत सारे जानवर हजारों लाखों डेली मारे जाते हैं। और इस इंडिया में, भारत में ही, भारत बीफ
एक्सपोर्ट में भी अपना एक ऊंचे स्थान पे है, आप जानते ही होंगे। डेटा देखना आप गूगल से कर सकते हैं या यूट्यूब कर सकते हैं। आपकी लास्ट यानी कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स, यानी कि 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को आपको क्या देनी है, अपॉर्चुनिटी देनी है। किसकी? एजुकेशन के फील्ड में। और एजुकेशन के बाद में उनको अपॉर्चुनिटी भी देनी है कि आगे जाके वो जॉब कर सकें या बिजनेस स्टार्टअप्स वगैरह कर सकें। तो ये हमारा जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। इसका एग्जाम्पल अब देखिए, जबकि ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपॉर्चुनिटी देना, एजुकेशन देना, उनको बढ़ावा देना, तो ये सब चीज़ें 11th फंडामेंटल ड्यूटी में जो 86वें संशोधन में 2002 में जोड़ा गया था। इसका उलट देखती है, इसका एक्सेप्शन देख लीजिए, अपवाद कि चाइल्ड मैरिज होती हैं, बाल विवाह आज भी होते हैं गांव में, और मथुरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बाल विवाह हुए भी हैं। मैंने ही बहुत सारे देखे हैं, तो मैं इसको झुठला नहीं सकता हूँ कि क्योंकि मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट से वैसे हूँ। चाइल्ड मैरिज बिग बैरियर है इस फंडामेंटल ड्यूटी के लिए। नो स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इस और बाल विवाह वगैरह के लिए कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम है नहीं। थैंक्स, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।